वेलकम टू एंटिक पूलो चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वह 2018 में आई फिल्म अ क्वाइट प्लेस मूवी का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने इस फिल्म के पहले भाग को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल एंटिक पूलो पर विजिट कर देख सकते हैं। अ क्वाइट प्लेस सेकंड अपने प्रीक्वल अ क्वाइट प्लेस की तरह ही एक सफल फिल्म है जो कि 2020 में आई थी। इसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करें। अ क्वाइट प्लेस सेकंड को शुरू करने से पहले उसे अ क्वाइट प्लेस से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, पहले भाग में कुछ क्रिएचर होते हैं जो ह्यूमंस पर अटैक कर उनकी बड़ी आबादी को खत्म कर देते हैं। उनमें से एबर्ट फैमिली उनसे दूर साइलेंटली रहकर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। फिर भी उनका सामना इन क्रिएचर से हो जाता है और एबर्ट फैमिली में से 2 आदमी उन क्रिएचर के द्वारा मारे जाते हैं और बाकी बचे आदमी उन क्रिएचर की वीकनेस ढूंढते हैं और क्रिएचर को मारते हैं। लेकिन इसी के साथ उनका आइसोलेटेड होम उनके लिए अनसेफ हो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आते हैं अ क्वाइट प्लेस सेकंड में। मूवी शुरू होती है जिसमें हमें क्रिएचर या कहें एलियन के पृथ्वी पर आने से पहले के सीन को दिखाया जाता है। ली एक लोकल दुकान से कुछ चीजें खरीदने जाता है। हमें स्टोर में वही स्पेस टॉय दिखता है जो पहली मूवी में ब्यू के डेथ की वजह बनी थी। कुछ देर बाद ली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच चल रहा था। वे लोग पूरी फैमिली के साथ बेसबॉल मैच देखने आए थे। यूलिन छोटे बेटे ब्यू के साथ खेल रही थी जबकि रीगन अपने डैड के साथ बैठी थी। यहाँ पर हम एमट नाम के व्यक्ति को देखते हैं। एमट ली का फ्रेंड था और उनकी फैमिली से उसकी काफ़ी जान पहचान थी। उसका बेटा भी बेसबॉल टीम में खेल रहा था। एमट रीगन से साइन लैंग्वेज में डाइव का इशारा पूछता है। वह अपने बेटे को गेम में डाइव लगाने को कह रहा था। बैटिंग के लिए अब मार्कस जाता है, तभी लोगों को आसमान में कुछ जलती हुई चीज़ें गिरती दिखाई देती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने अपने घरों के लिए निकलते हैं। यूलिन के साथ मार्कस और ब्यू कार में जाते हैं जबकि ली रीगन के साथ पिकअप ट्रक में जाने लगते हैं। ली के ट्रक के पीछे एक पुलिस कार आकर रुकती है। ली पता करने जाता है कि वास्तव में वहां हो क्या रहा है। तभी एक एलियन पुलिस वाले की कार को टक्कर मारकर गिरा देता है। ये एलियन या कहीं क्रिएचर पृथ्वी पर उस आसमान से गिरती हुई चीजों के साथ आ गए थे और जहां उन्हें शोर करती हुई चीजें सुनाई पड़ती थी वहीं पर हमला कर देते थे। ली अपने पिकअप ट्रक की ओर भागता है। अब सब कुछ शांत हो जाता है और मूवी रीगन के नजरिए से दिखाया जाता है। रीगन बहरी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस इतना देख पा रही थी कि लोग डर कर इधर उधर भाग रहे थे। रीगन एलियन के हमले को देखकर घबरा जाती है और पिकअप ट्रक से निकलकर भागने लगती है। ली रेगन के पीछे दौड़ता है और रेगन के साथ एक बार में छिप जाता है। वहीं दूसरी ओर एवलिन बच्चों को कार में शांत करने की कोशिश कर रही थी। एक एलियन एवलिन की कार पर हमला कर देता है। एवलिन अपनी कार को भगाने लगती है लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं बार में ली और रेगन के साथ और भी लोग छुपे हुए थे। उनमें से एक का मोबाइल बजता है जिससे एलियन वहां पर आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। ली और रेगन वहां से भागने लगते हैं लेकिन एलियन उनके पीछे पड़ जाता है। ली की फैमिली बाद में एक दूसरे से मिल जाती है। ली और रेगन के पीछे पड़े एलियन को पुलिस वाला मारने की कोशिश करता है लेकिन एलियन की त्वचा इतनी सख्त थी कि बुलेट का उस पर कोई असर नहीं होता है और एलियन पुलिस वाले को ही मार देता है। अगला सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंस से जिसमें मार्कस डर के मारे कांप रहा है। यूलिन अपने बच्चों के साथ बेसमेंट से बाहर आती है। बाहर वे देखते हैं कि उनका घर तो जल रहा है और अब वे उसमें नहीं रह सकते। यूलिन फिर से बेसमेंट के अंदर जाती है और बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन टैंक को कलेक्ट कर लेती है। वह रेगन बेसमेंट से माइक और स्पीकर को साथ ले लेती है। शाम को रेगन ऊंचाई पर आग जला लेती है और दूर कहीं उसे आग जलती दिखाई देती है उसे अपने मैप में नोट कर लेती है। जो लोग एलियन के हमले से बचे थे वे आग के जरिए एक दूसरे से काफी हद तक कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अगले दिन रीगन अपनी फैमिली के साथ उस जगह के लिए निकल जाती है जिसे उसने अपने मैप में नोट किया था। यह एक रेलवे स्टेशन होता है और ब्रिज के ऊपर से किसी ने उन्हें आग जलाकर सिग्नल दिया था। वे धीरे धीरे रेल की पटरियों पर चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं।
तार के घेरे को पार करते हुए यूलिन का पैर एक रस्सी से टकराता है, जिससे बोतलों का झुंड गिरकर शोर मचाना शुरू कर देता है। यह एक तरह का संकेत देने वाला ट्रैप होता है जिसमें रस्सी ट्रिगर का काम करती है। यूलिन और उसके बच्चे तेजी से भागने लगते हैं। एक स्नाइपर उन पर नजर रखे हुए दिखाई देता है। भागते हुए मार्कस का पैर एक लोहे के ट्रैप पर पड़ता है और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यूलिन उसके मुंह में हाथ रखकर उसे चुप कराने का प्रयास करती है, लेकिन उसका न्यूबॉर्न बेबी रोना शुरू कर देता है। रीगन उस बेबी को साउंड प्रूफ बॉक्स में रखकर ऑक्सीजन मास्क पहना देती है, लेकिन तब तक एक क्रिएचर वहां आ जाता है। रीगन तेजी से अपने कान की मशीन को माइक के पास लाती है और स्पीकर को ऑन कर देती है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से क्रिएचर के सिर का स्किन ओपन हो जाता है। तब इवलिन उसे शूट करके मार देती है। वे लोग टूटी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तभी एक नकाबपोश आदमी इवलिन के मुंह पर हाथ रखकर उसे क्रिएचर की प्रेजेंस को शो करता है और सभी को अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाता है। उस बेसमेंट के अंदर लोहे का कंटेनर होता है। नकाबपोश आदमी सभी को उस कंटेनर के अंदर ले जाता है और उसे अंदर से बंद कर देता है। वह कंटेनर साउंड प्रूफ होता है और उसमें लिमिटेड ऑक्सीजन ही रहती है, इसलिए नकाबपोश आदमी अपनी घड़ी में टाइम फिक्स करता है ताकि ऑक्सीजन खत्म होने पर दरवाजे को ओपन कर सके। नकाबपोश आदमी यूलिन से कहता है कि वे यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि वह आदमी लिमिटेड खाना और पानी से उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा और अपनी आइडेंटिटी छुपाने का प्रयास करने लगता है, लेकिन यूलिन उसके आवाज़ से उसे पहचान लेती है। वह नकाबपोश आदमी उनका फैमिली फ्रेंड एमट था। यूलिन एमट को अपना न्यूबॉर्न बेबी दिखाती है, जिसे एमट का दिल पिघल जाता है। ऑक्सीजन खत्म होने पर वे कंटेनर से बाहर आ जाते हैं। तब तक क्रिएचर भी वहां से चले गए थे। यूलिन मार्कस के जख्म की सफाई कर उसे पट्टी बांध देती है और उसके कान में हेडफोन लगाकर रेडियो से जोड़ देती है ताकि दर्द से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके। यूलिन एमट से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। एमट बताता है कि उसकी वाइफ बीमारी से मर चुकी है, जबकि उसका बेटा उसी दिन मारा गया जिस दिन क्रिएचर पृथ्वी पर आए। यूलिन एमट से पूछती है कि फायर सिग्नल से तुम्हें हमारी याद नहीं आई। एमट जवाब देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि जो लोग हमले से बचे हुए हैं वे कैसे हो गए हैं, लेकिन उसे इतना पता है कि वे बचाने लायक तो बिल्कुल नहीं हैं। तभी रेडियो में एक गाना बजता है, बियॉन्ड द सी, जिसका मतलब होता है समुद्र के पार। एबट फैमिली को लगता है कि शायद और भी लोग बचे होंगे और ये गाना ऑन एयर किए होंगे, परंतु एमट कहता है कि यह गाना पिछले 4 महीनों से बज रहा है और लोगों के बचने की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं है। रीगन को लगा कि कुछ स्मार्ट लोग बचे होंगे और स्मार्ट लोगों के लिए ही वे सिग्नल दे रहे हैं, इसलिए वह पता लगाती है। यह सिग्नल समुद्र के बीच टापू से आ रहा था। रीगन मार्कस से कहती है कि हमें वहां जाना चाहिए और लोगों को क्रिएचर की वीकनेस और मारने का तरीका बताना चाहिए। वहां तक पहुंचने में 1 दिन का समय लगेगा, लेकिन मार्कस तैयार नहीं होता है। वह अभी भी डरा हुआ है। अगले दिन जब मार्कस सोकर उठता है तब रेडियो पर रीगन का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कीप लिसनिंग। जब यूलिन को पता चलता है कि रीगन आइलैंड के लिए निकल पड़ी है तब वह एमट से कहती है कि किसी भी तरह से वह रीगन को वापस लेकर आए। वहीं रीगन रेल की पटरियों को फॉलो करते हुए एक ट्रेन तक पहुंचती है। रीगन रेल के अंदर चढ़ती है तो वहां पर लाशें दिखाई देती हैं। यह सब क्रिएचर की हमले की वजह से हुआ था, क्योंकि हमले के निशान रेल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। रीगन काम का सामान खोजने लगती है, तभी उसे फर्स्ट एड का बॉक्स दिखाई देता है। रीगन उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी एक लाश उसके हाथ में गिरता है और डर के मारे रीगन की आवाज़ निकल जाती है। आवाज़ को सुनकर एक क्रिएचर ट्रेन में आ जाता है। रीगन क्रिएचर को देखकर अपना हियरिंग एम्पलीफायर ऑन कर देती है। क्रिएचर दर्द से तड़पने लगता है। तब रीगन उसे शूट करती है, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता। तभी क्रिएचर रीगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रीगन अपनी गन को रिलोड नहीं कर पा रही थी। तभी क्रिएचर के पीछे से एमट क्रिएचर को शूट करके मार देता है। बंदूक की आवाज़ को सुनकर और भी क्रिएचर वहां आने लगते हैं।
एमट रीगन को लेकर स्टेशन के अंदर छुप जाता है। क्रिएचर के वहां से जाने के बाद एमट रीगन को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन रीगन एमट को आइलैंड पर अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। वहीं दूसरी ओर यूलिन अपने बेबी को बॉक्स में सुलाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की ओर देखती है तो वह चिंतित हो जाती है, क्योंकि सिलेंडर में ऑक्सीजन बहुत ही कम बचा था। अगले दिन जब रीगन सोकर उठती है तो उसे अपनी ईयर मशीन और स्पीकर गायब मिलते हैं और एमट भी नहीं था। वह सब एमट लेकर चला गया था। यह सोचकर रीगन स्टेशन के बाहर आकर रोने लगती है। तभी एमट आ जाता है। वह आइलैंड तक पहुंचने के लिए नाव देखने गया था और उसे पास में ही एक नाव खड़ी दिखाई दी थी। उधर इवलिन एक गन और बैग लेकर बेसमेंट से बाहर आती है। मार्कस भी पीछे आता है। इवलिन उसे समझाती है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी, तब तक वह बेबी का ख्याल रखे, और इवलिन चली जाती है। मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि मूवी को यहाँ से 3 डायरेक्शन से दिखाया गया है। मार्कस बेबी के पास है और उसका ख्याल रख रहा है, तो वहीं यूलिन उस जगह पर पहुंचती है जहां पर बियो की मौत हुई थी। वह अपनी शादी की अंगूठी रख देती है और शहर के लिए निकल जाती है। रेगन और एमट जहां पर बोट खड़ी थी वहां पहुंचते हैं। वहीं मार्कस बेबी को बॉक्स में रखकर ऊपर के कमरे में आ जाता है और एक लाश को देखकर हड़बड़ाकर गिर जाता है। साउंड को सुनकर क्रेचर आ जाते हैं, इसलिए मार्कस तेजी से बेसमेंट में जाता है और बेबी को लेकर कंटेनर के अंदर छुप जाता है और दरवाजा को बंद कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती से कंटेनर का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एमट एक बोट की रस्सी खोलता है। तभी एक लड़की एमट के पीछे से भागती है। एमट उसके पास जाता है और उसे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह लड़की एमट के गले में एक रस्सी फंसा देती है जिसमें कांच की बोतलें बंधी हुई थी। यानी एमट अब हिल भी नहीं सकता, नहीं तो कांच के शोर करने से क्रिएचर एमट पर हमला कर देंगे। वहां पर उस बच्ची के ग्रुप के लोग आ जाते हैं और रीगन से ईयर मशीन और बैग को छीनने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्कस का ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने लगता है और कंटेनर के बाहर क्रिएचर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मार्कस बेबी से ऑक्सीजन शेयर करता है, लेकिन भाग्य से यूलिन पहुंच जाती है और उसे पता लग जाता है कि क्रिएचर मार्कस को ढूंढ रहा है। यूलिन एक ऑक्सीजन सिलेंडर को ज्वलनशील लिक्विड के ऊपर रखती है और हवा में गन फायर करती है, जिससे क्रिएचर मार्कस को छोड़कर उस जगह पर आ जाता है जहां लिक्विड फैला था। यूलिन सिलेंडर में फायर करती है जिससे आग लग जाता है और क्रिएचर झुलसने लगता है, लेकिन वह कंटिन्यू यूलिन की तरफ बढ़ने लगता है। आग की वजह से वहां के फव्वारे एक्टिव हो जाते हैं और पानी की वजह से क्रिएचर यूलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाता और यूलिन बेसमेंट के अंदर चली जाती है। बेसमेंट के अंदर यूलिन कंटेनर का दरवाजा खोलती है और ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ लेकर कंटेनर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एमट रीगन को पानी में डाइव का इशारा करता है और एक आदमी को पकड़कर उसके जांघ पर चाकू घुसा देता है। दर्द से वह आदमी जोर से चीखता है, जिससे वहां पर बहुत से क्रिएचर आ जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। मौका पाकर एमट भी पानी में कूद जाता है। तभी एक क्रिएचर बोट से पानी में जंप कर एमट की तरफ आने का प्रयास करता है, लेकिन रीगन एमट को नाव में खींच लेती है और दोनों आइलैंड की ओर चले जाते हैं। आइलैंड पर वे एक घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत से लोग बचे हुए हैं और सभी लोग अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे हैं। तभी वहां का मुखिया उन्हें अपने साथ ले आता है। मुखिया को किसी और के बचने की उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद एमट कहता है कि रीगन ने ही यहाँ का लोकेशन खोजा है और वे उन्हें सिर्फ ईयर मशीन को देने के लिए ही यहाँ तक आने का जोखिम उठाए हैं। अगले दिन सुबह एमट समुद्र किनारे जाता है और अपने बेटे को याद कर दुखी हो रहा था। तभी उसे पास में एक नाव की आवाज सुनाई देती है। एमट जाकर देखता है कि यह नाव शहर से इस आइलैंड पर आई है और उस नाव पर रात में क्रिएचर सवार थे जो अभी यहाँ आ गए हैं। एमट काफी डर जाता है और वहां से ऊपर आकर लोगों को चेतावनी देने लगता है, लेकिन तभी क्रिएचर उस पर हमला शुरू कर देते हैं। आइलैंड पर अफरा तफरी मच जाती है। एमट एक लड़के को क्रिएचर के हमले से बचाकर घर के अंदर लाता है, जहां मुखिया लड़के को अन्य बच्चों के साथ एक अलमारी के अंदर छुपा देता है।
मुखिया अपनी कार स्टार्ट करता है और रीगन और एमट को साथ लेकर वे पास के रेडियो स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में एक क्रिएचर उनकी कार पर हमला कर देता है, लेकिन वे किसी तरह क्रिएचर के हमले से बचकर रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं। वे रेडियो स्टेशन का शटर उठाते हैं और अंदर जाकर मेन दरवाजा खोलते हैं, लेकिन मुखिया कहता है कि उसकी फैमिली की मदद के लिए उसे वापस जाना पड़ेगा। तभी एक क्रिएचर उसे खींच लेता है और मार देता है। एमट और रीगन रेडियो स्टेशन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इवलिन क्रिएचर के चले जाने के बाद कंटेनर का दरवाजा खोलती है। उसे लगा कि क्रिएचर चला गया है, इसलिए वह बाहर कुछ सामान लेने के लिए आती है। तभी इवलिन को पता लग जाता है कि क्रिएचर छुपा हुआ है। तब इवलिन तेजी से कंटेनर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर दरवाजे को तोड़ देता है। वहीं रेडियो स्टेशन के अंदर एमट रेडियो कंट्रोल रूम की खिड़की खोलकर रीगन को अंदर भेजता है, लेकिन खिड़की को बंद करते समय खिड़की की आवाज आ जाती है, जिससे क्रिएचर रीगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एमट क्रिएचर के सामने आ जाता है और क्रिएचर के हमले से घायल हो जाता है, लेकिन रीगन को सेफ रखने के लिए रेडियो कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद कर देता है। उधर क्रिएचर दरवाजा तोड़ने के बाद यूलिन को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पंजों से यूलिन घायल हो जाती है। रीगन अपना मशीन ऑन कर देती है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आना स्टार्ट हो जाता है और क्रिएचर दर्द से तड़पने लगता है। रीगन अपनी ईयर मशीन को रेडियो से कनेक्ट कर ऑन कर देती है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कई गुना बढ़ जाता है, जो क्रिएचर के लिए असहनीय हो जाता है। वहीं मार्कस को पता लग जाता है कि रेडियो पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आ रहा है। तब वह रेडियो को हाई वॉल्यूम पर बजाने लगता है और क्रिएचर की ओर आगे बढ़ता है। क्रिएचर दर्द से तड़प रहा था। मार्कस अपनी मां की बंदूक उठाता है और क्रिएचर को मार देता है। वहीं रीगन एक राड उठाती है और क्रिएचर के सिर पर वार कर उसे भी खत्म कर देती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।